ईस्ट इंडियन रेलवे EIR के तौर से काम कर रही थी, जिसने ईस्ट इंडिया और उत्तर भारत में रेलवे की शुरुआत की, जबकि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, साउथ इंडियन रेलवे, बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे जैसी कंपनियां और उत्तर पश्चिम रेलवे भारत के अलग अलग हिस्सों में संचालित होती थी। कंपनी की स्थापना 1 जून सन 1845 को लंदन में 4 लाख पाउंड की पूंजी के साथ समझौते के जरिए की गई थी, जिसे बड़े पैमाने पर लंदन में उठाया गया था। 1845 में गठित पहले निदेशक मंडल में 13 सदस्य शामिल थे और रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीफेंसन कंपनी के पहले प्रबंध निदेशक बने। रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीफेंसन और 3 सहायकों ने 1845 में इंग्लैंड से सफ़र किया और मेहनत और सोच के साथ सर्वेक्षण किया, सांख्यिकी रूप से अध्ययन किया और कलकत्ता से एक रेलवे लाइन के लिए संभावित यातायात की लागत लगाई। मिर्ज़ापुर से दिल्ली तक उन्होंने अंदाज़ा किया कि अगर ज़मीन बिना किसी पैसे से मिल जाती है तो जुड़वा ट्रैक लाइन की ज़्यादातर लागत 15,000 पाउंड पर मील से ज़्यादा नहीं होगी। तब ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का गठन किया गया और लंदन में पैसा जुटाया गया। 17 अगस्त सन 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए थे, जिसके बाद कलकत्ता और राजमहल के बीच 15,000 पाउंड की अनुमानित लागत पर 161 किलोमीटर लंबी लाइन का काम और संचालन होना था, जिसे बाद में मिर्ज़ापुर से दिल्ली तक बढ़ाया जाना था। 29 जनवरी सन 1851 को ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने इसकी पहली ज़मीन पर कब्जा कर लिया। टर्नबुल और ब्रिटिश इंजीनियरों ने लाइन का सर्वेक्षण शुरू किया। उन्होंने 17 फरवरी को 5,000 फुट चौड़ी 1500 मीटर सोन नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पर एक ज़रूरी क्रॉसिंग पॉइंट को चुना। मई और जून में रानीगंज जाने का सबसे अच्छा रास्ता चुना गया था। हावड़ा स्टेशन की योजना 16 जून को सबके सामने रखी गई थी। 31 अक्टूबर सन 1851 को 11 अनुबंधों के लिए निविदाएं आईं। दिसंबर में टर्नबुल ने अपना सर्वेक्षण जारी रखा। उन्होंने लेवल्स को लिया और बर्दवान में राजमहल तक की लाइन को परिभाषित किया। केप ऑफ गुड होप के जरिए सभी स्थायी मार्ग और रोलिंग स्टॉक को नौकायान जहाज़ों में ब्रिटेन से कलकत्ता ले जाया गया था। अप्रैल सन 1854 में ये अनुमान लगाया गया था कि 1 लाख टन से अधिक रेल, 27,000 टन कुर्सियाँ और 8,000 टन चाबियाँ, फिश प्लेट, टिन, नट और बोल्ट की ज़रूरत थी। 1859 तक 77 इंजन, 228 कोच और 848 फ्रेट वैगन थे। 1877 के अंत तक कंपनी के पास 507 भाप इंजन, 982 कोच और 6,701 माल वैगन थे। सन 1900 में वैगन का स्टॉक 14,000 वैगनों से कम था। सन 1905 में ये 17,000 वैगनों से ज़्यादा था। सन 1907 में नैस्मिथ विल्सन एंड कंपनी से 5 स्टीम रेल कार खरीदे गए। हालांकि स्लीपरों के लिए बड़ी मात्रा में साल, वृक्ष की लकड़ी नेपाल से मंगवाई गई थी, फिर भी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए बाल्टिक से प्राथमिकी स्लीपर इंग्लैंड में बनाए गए और भारत भेजे गए। शुरुआती योजनाएं गंगा की सहायक नदियों पर ईंटों से बनने वाले कई पुलों के लिए थी। करोड़ों की ज़रूरत थी। ईंट बनाने का हुनर बहुत कम था और अक्सर ईंट बनाने वाले लोग मिलते नहीं थे, इसलिए बड़ी मात्रा में लोहे का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। इंग्लैंड से आयात किया गया क्योंकि उस वक्त भारत में कोई लोहे का काम नहीं था। सन 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बहुत से लोहे के सामान की चोरी हो गई थी। दिल्ली में पुराने यमुना पुल के बनाने का काम सन 1863 में शुरू हुआ,
जिसे लोहे का पुल के नाम से जाना जाता है और सन 1866 में पूरा हुआ। पुल की लागत 16,16,335 रुपये थी। शुरुआत में इसे सिंगल रेलवे ट्रैक के तौर पर बनाया गया था, लेकिन सन 1913 में इसे डबल ट्रैक में अपग्रेड किया गया था। हावड़ा से बनारस तक की 541 मील यानी 871 किलोमीटर लंबी लाइन को इसके लिए खोला गया था। हुगली 37 किलोमीटर 15 अगस्त सन 1854 को लोगों के आने जाने के लिए पूर्वी भारत में पहली ट्रेन में सवारी करने के इच्छुक लोगों से 3000 से ज़्यादा आवेदन हासिल हुए थे। पहली ट्रेन पूरी ताकत से चली। ट्रेन हावड़ा स्टेशन से सुबह 8:30 बजे रवाना हुई और 91 मिनट में हुगली पहुंच गई। इसमें 3 फर्स्ट क्लास और 2 सेकंड क्लास के कोच थे। इसमें थर्ड क्लास के यात्रियों के लिए 3 ट्रक और गार्ड के लिए 1 ब्रेक वैन भी थी। इन सभी का काम भारत में किया गया था, क्योंकि इंग्लैंड से मूल डिब्बों को ले जाने वाला जहाज़ दुर्भाग्य से खुले समुद्र में हादसे का शिकार हो गया और डूब गया था। पहले 16 हफ्तों के दौरान कंपनी को 1,09,634 यात्रियों को ले जाने में खुशी हुई। 1851 से 1862 तक इस सभी बनाने के काम के लिए जिम्मेदार जॉर्ज टर्नबुल थे, जिन्हें 7 फरवरी सन 1863 के भारतीय राजपत्र में भारत के पहले रेलवे इंजीनियर के रूप में प्रशंसित किया गया था। इरफान हबीब जैसे कुछ इतिहासकारों का तर्क है, क्योंकि सन 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी और EIR के बीच हस्ताक्षरित अनुबंधों ने निवेश की गई सभी पूंजी पर 5% वापसी की गारंटी दी थी। शुरू में उच्च वेतन वाले यूरोपीय लोगों के बजाय GDP के लिए या तो भारतीयों को रोजगार देने के लिए कोई प्रलोभन नहीं था। 31 दिसंबर सन 1889 को ब्रिटिश भारत सरकार ने ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी को ख़रीद लिया, लेकिन सन 1919 में ख़त्म होने वाले अनुबंध के तहत काम करने के लिए इसे वापस कंपनी को पट्टे पर दे दिया। 1 जनवरी सन 1925 को ब्रिटिश भारत सरकार ने ईस्ट इंडियन रेलवे का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और इसे 6 मंडलों में बांट दिया: हावड़ा, आसनसोल, दानापुर, इलाहाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद। 14 अप्रैल सन 1952 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय रेलवे के पहले 6 इलाकों के 2 नए इलाकों का उद्घाटन किया। उनमें से एक उत्तर रेलवे में पूर्व भारतीय रेलवे के 3 अपस्ट्रीम डिवीज़न थे, इलाहाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद, जबकि पूर्वी रेलवे में 3 डाउनस्ट्रीम डिवीज़न थे, हावड़ा, आसनसोल और दानापुर और पूरा बंगाल नागपुर रेलवे। भारत में 16 अप्रैल सन 1853 को पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।